क्या बेनिफिट्स हैं कि एक तो देखो अगर एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो उससे हमें खुद को फ़ायदा क्या है। पहला कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होने के कारण जो हम चाहते थे जब हम उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाते हैं धीरे धीरे, तो हमें सेल्फ अकम्पलिशमेंट की भावना आती है कि हम कुछ कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। आप देखोगे ना बिजनेसमैन जो है हमेशा एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। और दूसरा रिस्क तो चलो इसमें है, लेकिन अगर हम सही तरीके से बिजनेस करें, हम सही जो है उसके प्रोसेस को फॉलो करें, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। हमारा जो इनिशिएटिव है, हम खुद से डिसीज़न लेने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है ना। है ना, हमें क्या होता है हर वक्त दूसरे के डिसीजंस की, दूसरे के इंस्ट्रक्शंस की, ऑर्डर की वेट करनी पड़ती है, तभी हम उसके अनुसार काम करते हैं। तीसरा हमें क्या है, लेकिन इसमें क्या है कि हम खुद से इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिससे हमें खुद को भी बेनिफिट हो और सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। ठीक है। तीसरा क्या है कि हम जो है हमें वहाँ पर एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, एक फिक्स रेट से इनकम मिलती है, चाहे हमारी कितनी भी जो है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो जाए। हालांकि आजकल इंसेंटिव स्कीम चलती हैं, बट फिर भी हम जितनी मेहनत करके दूसरे को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं, हमें उसके रिटर्न में एक फ़िक्स अमाउंट मिलता है, पहले से प्री डिसाइडेड एज़ पर एग्रीमेंट। लेकिन अगर हमारा खुद का हम एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस है, तो क्या फ़ायदा होगा हमें? क्या फ़ायदा होगा बेटा, बताओ क्या होगा इसके बदले में? मैम हमें प्रॉफिट जो होगा उसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होगी। जो जितना हम सेल करेंगे उस हिसाब से प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा हाँ हमें। जी, हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी हम सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, जितनी प्रिजर्वेंस के साथ काम करेंगे, है ना? जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितना क्रिटिकली, जितना अवेयर होकर हम काम करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट बढ़ेगा और उस वो प्रॉफ़िट हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, है ना? वो प्रॉफ़िट हमें मतलब शेयर करना भी पड़ेगा। मान लो हम पार्टनर को हम अपने साथ किसी पार्टनर को लेते हैं, हम अपने साथ किसी इन्वेस्टर को जोड़ते हैं, तो हम शेयर करेंगे, तो लेकिन वो प्रॉफिट का जो हिस्सा है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा हमारे प्रॉफिट का हिस्सा, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, है ना। ये बेनिफिट है। और इसके साथ सोसाइटी को क्या बेनिफिट है? सोसाइटी को तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सोसाइटी में तो जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इसके कारण जो है लोगों का जीडीपी बढ़ता है, लोगों की बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी साथ में रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है तो और जो अदर बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज की मैंने बात की थी, वो ग्रो होते हैं, है ना। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है। कल पॉइंट किया था ना हमने कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक एफिशिएंसी आती है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो पाते हैं। किए थे बेटा ये सब पॉइंट्स हमने। समझ में आया कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम केवल ये वाली लाइन बोलकर नहीं रह सकते कि हम केवल एक जॉब प्रोवाइडर बन जाते हैं, जॉब सीकर बनने की बजाय। मतलब ये तो एम है उसका। अब हमें उसके बेनिफिट्स भी पता होंगे, तभी तो हम सोचेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो सही बात है और हमें एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, है ना। बेनिफिट्स अपने आप को भी हैं और सोसाइटी को भी हैं, तो हमें दोनों को देखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है, लेते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है या एक एम्प्लॉई बनना है। और आपके आज के टाइम में आप देखोगे बहुत सारे बिजनेस हाउस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपनी बहुत अच्छी सेट जॉब्स जो हैं, अच्छी हाईली पेड जॉब्स छोड़कर भी बाद में एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। उनके बहुत सारे इसी तरह के रीजंस होते हैं, साइकोलॉजिकल भी और मॉनेटरी भी। वो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन रिस्क लेने के बाद वो सक्सेसफुल भी होते हैं। और रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होता है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि ये नहीं कि आपने केवल अनुमानों के आधार पर आप डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि आप अगर सोच समझ कर पूरा एक सही तरीके से डिसीजन लें फ्यूचर के लिए, तो वो डिसीजन हमारे सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए बिजनेस में, तो रिस्क उतना कम होता जाता है। ठीक है।
चलिए अब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ नए टॉपिक से इसी का। मैम हाँ जी बोलिए। मैम जो आपने वर्कशीट चैप्टर 8 की उस पे अपलोड करी थी ना हाँ जी। क्लास ऐप पे, हाँ जी। मैम उसमें ना एक दो क्वेश्चन में डाउट है, तो आप वो भी क्लियर कर दोगे? हाँ जी। हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन है, कौन क्या डाउट है बताओ। मैम 1 मिनट। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे ना ये क्वेश्चन दे रखा है ट्रू और फॉल्स वाला। हाँ एक सेकंड मैं वो डॉक्यूमेंट खोल लूँ जो मैंने आपको दिया वर्कशीट। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलो कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। थर्ड और सेकंड पार्ट दोनों। एक सेकंड। हाँ स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसका थर्ड पार्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स आर डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये वाला पॉइंट यस बेटा। मैम। हाँ जी बताओ। यस मैम। हाँ आप बताओ क्या लगता है ये इसके ऊपर हम डिपेंडेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस ये है या नहीं है, आपको क्या लगता है बेटा। मैम डिपेंडेबल इन द सेंस मतलब कि ये तो हम हमारी जो अर्निंग्स होती है उसमें से ही सेव करके रखते हैं ना। हाँ जी। तो क्या हम अपने फ्यूचर, अगर हमें फ्यूचर में फाइनेंस करना है तो क्या हम पूरी तरह से डिपेंड होकर कि हमें रिटेन्ड अर्निंग से सारा फाइनेंस हो जाएगा और इसके बेस पर क्या हम फ्यूचर के बारे में रिस्क ले सकते हैं, नो। है ना, क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि मैम ये तो मतलब ये मे भी हो सकता है कि उतना सफिशिएंट ना हो या उतना इनफ ना हो जितने हाँ जी। फंड की हमें रिक्वायरमेंट हो। हाँ जी। हाँ तो इसके पर ये डिपेंडेबल इस तरह से, ये डिपेंडेबल है कि इसमें जो है आपको जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो परमानेंट है, लेकिन आप इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर अर्निंग, और इफ़ द फ्यूचर अर्निंग्स आर नॉट एज पर द एस्टिमेट देन रिटेन्ड अर्निंग्स कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इसका तो आंसर मैम फॉल्स इसका होगा। होगा फॉल्स। हाँ जी फॉल्स होगा। फॉल्स ना। हाँ जी। और ओके बताओ, मैम। क्योंकि ये तो नया बिजनेस तो इसको शुरू ही नहीं कर सकता तो हम पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। मतलब जो कैपिटल होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको शेयर्स बोलते हैं। हाँ ठीक और है। फिर जो लोग होते हैं इन्वेस्टर्स या जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो उन शेयर्स को खरीदती है। बिल्कुल ठीक है, खरीदती है, इसका मतलब वो जो हमें जितनी कैपिटल चाहिए वो पब्लिक हमें थोड़े थोड़े पैसे के रूप में हमें दे देती है ना। यस मैम। अच्छा फिर क्या होता है, फिर हम उन पैसे से एसेट्स खरीदते हैं। तो हम क्या कहते हैं, पब्लिक से जब हम छोटे छोटे शेयर्स के रूप में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम कंपनी को क्या, उन लोगों को अपनी एसेट्स में ऑनरशिप राइट दे देते हैं, समझ रहे हो आप। जैसे मान लो सपोज मैंने एक मैंने होटल बनाया, होटल में मैंने 100 कमरे बनाए, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक एक कमरे की बनाने की मान लो कॉस्ट आती है मेरी 1 लाख रुपए, तो मैंने 100 लोगों से 1 1 लाख रुपए ले लिए। ये तो मैंने ज़्यादा अमाउंट में तुम्हें वैसे बता रही हूँ, कोई हो सकता है 2 लोग मिलकर मुझे 1 लाख रुपए दें, हो सकता है 10 लोग मिलकर 1 लाख रुपए दें। तो क्या होगा, एक कमरे पर समझ लो एक व्यक्ति का ऑनरशिप राइट होगा। ये नहीं कि वो आकर रहने लग जाएगा वहाँ पर अगर वो होटल उससे मान लो उस होटल से 100 कमरों से जो बिजनेस प्रॉफिट होगा वो उन लोगों के बीच बट जाएगा, है ना। और जो प्रॉफिट बटेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड बोलेंगे। और डिविडेंड उन्हें कब मिलेगा, मैम डिविडेंड उन्हें तब मिलेगा जब जो कंपनी होगी वो प्रॉफिट मतलब कमाएगी और उसके जो मतलब उसकी जितनी भी लायबिलिटीज है वो सारी पूरी हो जाएंगी, उसके सारे एसेट्स वगैरह सब सेटल्ड हो नहीं नहीं बेटा, जाएंगे, ये उसके तो बाद तब जो। ये तो तब होगा जब अगर बिजनेस बंद हो रहा है, लेकिन अगर बिजनेस चल रहा है तो हमें एसेट्स थोड़े ना बेचनी है, फिर तो हमें खर्चे पूरे करने हैं कि हमने जो सेल की उसमें से सारा जिसकी से भी हमने उधार पैसे, मतलब जैसे हमने इसका उधार। मतलब हमारा सारे क्लेम्स वगैरह क्लियर हो हाँ जाएंगे, उसके बाद जो लेफ्ट अमाउंट होगा उसमें से उन लोगों को डिविडेंड मिलता है। हाँ ठीक है, और वो कभी कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, है ना, डिपेंड करेगा, है ना। यही चीज़ होती है ना यस शेयर्स का। मैम। अब यानी इसमें क्या है कि जब हमने पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया एज शेयर, तो हमने उनको क्या क्या वायदा किया, हमने उनसे उनको एक तरह से क्या 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 दिया। एक तो अपनी इसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब क्या है कि हमारी जितनी भी शेयर्स हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, आपको उसमें इक्वल राइट है एज पर योर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि आपने जितना कंट्रीब्यूशन कर रखा उसके अकॉर्डिंगली आपको भी हमारी एसेट्स में राइट है। आप हम जो भी बिजनेस के डिसीजंस लेंगे आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका मतलब बिजनेस पर कंट्रोल है, आपसे पूछा जाएगा क्या होना चाहिए, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा,
ठीक है। और जो हम प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, मान लो बिजनेस की ग्रोथ के लिए रिटेन्ड अर्निंग कर लेंगे, उसमें भी आपका हिस्सा बना रहेगा। तो वो लोग क्या कहलाएंगे? बिजनेस के ऑनर। समझ गए? ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात? यस मैम। अच्छा, अगर मान लो हमें किसी को अब ऑनर बनाने से हमें क्या नुकसान हो रहा है कि हमें अपने बिजनेस पर कंट्रोल लूज करना पड़ रहा है ना? हमारा जो अकेले का कंट्रोल था, अब हमें तो दूसरे से भी पूछना पड़ रहा है। हो रहा है ना ऐसा? भाई वो कहेगा यस ये नहीं मैम। हो सकता तो हम नहीं कर सकते। यही होगा ना भाई, सबसे रजामंदी लेकर, सबसे कंसेंट लेकर ही हम डिसीजन ले सकते हैं। हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, मेहनत करने से हमारा बिजनेस आइडिया, हमारा सारा काम प्रॉफिट हुआ, वो उसको भी हमें बराबर देना पड़ रहा है। ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। मतलब नेगेटिव पॉइंट भी हैं इसके, पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। ठीक है। अब मान लो हम नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस में से कंट्रोल लूज हो, हम नहीं चाहते कि हम मेहनत करके कमाएं और उसका प्रॉफिट दूसरे को बराबर दें। तो हम क्या करते हैं? पैसा चाहिए लेकिन हमें, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम किसी से, बताओ क्या करें? बताओ बेटा क्या करें? उधार पे पैसे ले लें। उधार पे पैसे ले borrow लें, कर लोन लें। ले लें। जब हम किसी से लोन लेंगे तो क्या होगा? वो हमारे बिजनेस में ऑनर नहीं बनेगा। वो हम उस ऑलरेडी बनेगा, वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, जिससे हमें कुछ बस इंटरेस्ट देना होगा, वो भी फिक्स्ड रेट पे। हाँ जी, फिक्स रेट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो है हमें साथ में क्या है कि हमें कुछ टाइम बाद उसका पैसा वापस करना पड़ेगा, और हमें अपनी, लेकिन वो भी चाहेगा कि सिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि वो ये चाहेगा अगर तुमने कल को पैसे ना दिए तो मैं क्या करूँगा, है ना? उसको तो कुछ बेनिफिट फिर होगा नहीं, उसका पैसा डूब जाएगा अगर हम उसको टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या करता है? हमारी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लेता है। उसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। और अगर कंपनी की बहुत अच्छी क्रेडिट रेपुटेशन हो, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो, तो वो हमें बिना सिक्योरिटी के भी लोन दे देता है ना? अब सोचो, यही काम हम एक बैंक से कर सकते हैं। लोन लेने का काम हमें लोन कौन देगा हमें? बैंक हो गए या पब्लिक डिपॉजिट भी कर सकते हैं। हाँ, हम या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। अब यही काम हम क्या करेंगे, यही शर्तें हम डिबेंचर्स के रूप में इशू करके जनरल पब्लिक को कर सकते हैं। जैसे शेयर किए थे ना, शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए थे और उनको कहा था आप हमारे बिजनेस के ऑनर बन गए, हमारे साथ आप पार्टिसिपेट करोगे, प्रॉफिट भी जो है शेयर करोगे, डिसीजन भी शेयर करोगे। अब हमने क्या किया कि हमने जो लोन लेना है, वो लोन किसी बैंक से लेने की बजाय हमने जनरल पब्लिक से लोन ले लिया। कैसे लिया? थोड़े थोड़े अमाउंट का। जैसे शेयर्स इशू किए थे, ऐसे हमने पब्लिक को कहा कि आप हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दो। हमें मान लो 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं या 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, तो हमने क्या किया? छोटे छोटे डिबेंचर्स के अमाउंट बता दिए। 1,000 रुपये का एक डिबेंचर है। अब कोई लोन देना चाहता है, अब वो चाहते हैं, अब हम क्या है उनको, अब हम उनसे जब कहेंगे ना कि ये डिबेंचर हैं, तो हम उनको ये कहेंगे कि आप हमारे लेंडर हो, हम आपसे बोरो कर रहे हैं पैसा। यानी कि हम आपसे बोरो कर रहे हैं का मतलब क्या है कि हम आपको अपने बिजनेस में पार्टनर नहीं बना रहे, हम आपको अपने बिजनेस में डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं दे रहे। उनको जब कोई डिसीजन लेना होगा तो हम लोन देने वाले व्यक्ति से नहीं पूछेंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम उसको एक फिक्स अमाउंट से, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देते रहेंगे। समझ रहे हो? समझे मेरी बात बेटा? शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर आया? यस मैम। शेयर, अगर अब सपोज मान लो एक कंपनी ने दो चीजें इशू की, ठीक है? एक ने शेयर इशू किया, उसी कंपनी ने शेयर्स भी इशू किए, डिवेंचर भी इशू किए। ठीक है? ठीक है। अब तुमने मान लो कंपनी के शेयर खरीदे। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? मैम यशिका। यशिका। हाँ जी, यशिका, आपने शेयर खरीदे और आपकी फ्रेंड है कोई रिया, उसने डिवेंचर खरीदे। अब आप बताओ, आपके पास, यशिका के पास क्या राइट होंगे और आपकी फ्रेंड रिया है, उसको क्या राइट होगा? अब मान लो कंपनी को एक फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, दूसरी कंपनी में, एक नई कंपनी बनानी है, चलो छोड़ो, एक नई कंपनी सेटअप करनी है, तो बताओ वो तनिष्का यशिका से पूछेगी या रिया से पूछेगी इस बारे में? मैम किससे? यशिका की मेरे पास शेयर है।
हाँ, यशिका से पूछेगी, यानी आपके पास, क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आपसे जब डिसीजन लिया जाएगा तो आपकी भी राय ली जाएगी। आपसे भी पूछा जाएगा कि आपको ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है? लेकिन रिया से ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी नहीं पूछी क्योंकि जाएगी। मैम वो लेंडर है, उनकी ओनर नहीं है। हाँ, ठीक ऑनर है। नहीं है। ठीक है? अब रिया का तो केवल इतना इंटरेस्ट है कि मुझे आप कहीं मर्ज़ी पैसा लगाओ, आपने हमारे से लोन लिया है। हालाँकि लोन लेते हुए बताते हैं कि हम लोन क्यों लेते हैं। लेकिन रिया को जब तक उसकी कैपिटल सेफ़ है, जब तक उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी कैपिटल लगातार रिस्क में चल रही है। क्योंकि रिया को तो पता है मेरे कुछ टाइम बाद मेरे तो पैसे वापस मिल जाएँगे। रिया को तो ये पता है अभी तू प्रॉफ़िट अर्न कर या लॉस अर्न कर, मुझे तो मेरा इंटरेस्ट दोगे ही दोगे। तो रिया इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनी डिसीज़न। लेकिन आप क्यों कंसर्न्ड हो बेटा? क्योंकि अगर डिसीज़न में आपका पैसा बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल दिया गया, तो क्या होगा? आपका तो सारा पैसा डूब जाएगा। मान लो आपने कंपनी के 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं कंपनी में। कंपनी ने ₹100 का 1 शेयर इश्यू किया था और आपने जो है 1000 शेयर उसके खरीद लिए थे। हुँ? ऐसा हो सकता है बेटा? मैम दोबारा रिपीट कर सकते हो आप? हाँ, बताओ, जैसे उस कंपनी ने ₹100 का 1 शेयर इश्यू किया था और आपने क्या किया, 1000 शेयर खरीद लिए। आपकी कंपनी में कितने पैसे हैं? 1 लाख। 1 लाख। अब जब कंपनी कोई भी डिसीज़न ले रही है तो आपका 1 लाख रुपए रिस्क में है या नहीं है? यस मैम। क्या रिस्क है बताओ? मैम रिस्क ये है कि अगर मतलब कंपनी ने कोई भी मतलब उसमें अगर उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का उसमें रिस्क लिया है, तो वो टोटली रिस्क मेरी जो मैंने हाँ, कैपिटल लगाई है उसके ऊपर भी होगा, क्योंकि मैं तो उनकी शेयर होल्डर हूँ ना। अगर हाँ। उनको प्रॉफिट हुआ तो मुझे मेरे जो पैसे हैं वो वापस मिलेंगे या प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, पैसे तो अगर आपको वापस उनकी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पैसे आपको कंपनी कभी यस मैम। वापस नहीं करेगी। लेकिन अगर वो कंपनी उन पैसों को उठा के अंधाधुंध कहीं पर भी रिस्क में लगा ले और उतना रिस्क आप नहीं लेना चाहते, तो आप क्या करोगे? अपने शेयर किसी और को बेच दोगे, आप मना कर दोगे, या आप मना कर दोगे कि मुझे ये डिसीज़न नहीं लेना। है ना? क्योंकि आपका 1,00,000 रुपया वहाँ पर रिस्क में है। अगर बिज़नेस को बहुत लॉसेस होते गए तो क्या होगा? आपके शेयर की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। वो 1,00,000 रुपए के शेयर की वैल्यू हो सकता है 10,000 रुपए भी रह जाए, हो सकता है 1,000 रुपए भी रह जाए, हो सकता है वैल्यू ज़ीरो भी हो जाए। वो क्यों है? क्योंकि कंपनी ने अगर प्रॉफ़िट अर्न किए कंपनी ने, तो आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उतने उनके रिटर्न बढ़ेंगे, तो आपके शेयर की, हो सकता है आपके 1,00,000 के शेयर फ्यूचर में 1 करोड़ के शेयर हो जाएँ, और हो सकता है 1,00,000 के शेयर आपके फ्यूचर में ज़ीरो रह जाए। है ना? तो यानी जो यस मैम। एक्चुअल रिस्क चल रहा है वो किसकी कैपिटल पर चल रहा है? मेरी। हाँ, आपकी कैपिटल पर। तो आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना चाहोगे ना? यस मैम। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी आपको राइट देगी कि ठीक है, हम आपके जब भी कोई डिसीज़न होगा, तो हम आपसे भी राय लेंगे। यानी कि बिज़नेस का कंट्रोल कंपनी के अकेले की कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं रहा, उन सब के हाथ में चला गया जिन्होंने उस कंपनी में अपने पैसे एज़ ओनर इन्वेस्ट किए हैं। समझ गए? समझे बच्चे? यस मैम। है ना? अब इसलिए रिया को वो राइट नहीं है, पर रिया को ये राइट है कि तुम चाहे कहीं जाओ, मुझे नहीं पता। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स दे दो, आपने चाहे उस पैसे को कितने, आपको बेशक लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे मेरा इंटरेस्ट के साथ मेरा पैसा वापस चाहिए टाइम पर। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है, तो उनके पास एसेट्स होती हैं, जैसे बैंक के पास एसेट्स होती हैं, हम बैंकों से लोन लेते हैं तो अपनी कोई एसेट के कागज़ उनको गिरवी रख देते हैं। है ना? तो बैंक के पास क्या राइट होगा अगर हम टाइम पर लोन ना चुकाएँ तो? कि मैम जो भी चीज हमने उनको मतलब उनके पास रखी है गिरवी, हाँ, वो उस चीज को बेच के अपने जो पैसे हैं उनकी भरपाई कर ले। हाँ, बिल्कुल ठीक, और साथ में हमारी क्रेडिट वर्दिनेस ख़राब हो जाएगी, फ्यूचर में हमें कोई लोन नहीं मिलेगा। हम डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हो जाएँगे। है ना? 2 नुकसान हो गए। अब यहाँ पर हमने बैंक अकेला आदमी था तो उसको कागज़ दे दिए। अब डिबेंचर के केस में क्या होगा? अब कोई 1 डिबेंचर खरीद रहा है ₹1000 का, कोई 10 डिबेंचर खरीद रहा है। ₹10,000 के हमने 5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। किसी ने 1 डिबेंचर खरीदा, किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे, किसी ने 1000 खरीदे, किसी ने 5000 खरीदे। अलग-अलग बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो डिबेंचर खरीद लिए। कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। अब कंपनी क्या है, सबको उनके इंटरेस्ट के पैसे देती रहेगी। ठीक है?
अब अगर कल को कंपनी अपने डिवेंचर के पैसे वापस नहीं कर पाती है, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है, तो डिवेंचर्स होल्डर्स के पास क्या रेमेडी है? एक तो वो अपना डिवेंचर मार्केट में बेच सकते हैं, कंपनी से पैसा लेने की बजाय मार्केट में बेच सकते हैं अपना डिवेंचर। पर नेचुरल बात है, अगर कोई कंपनी इस तरह से डिफॉल्टर बन रही हो तो उनका डिवेंचर खरीदेगा भी कौन? आ रही है बात समझ में? यस मैम। डिवेंचर्स के थ्रू लोन देने का बेनिफिट लोगों को क्या है कि उनको हाई रेट पर इंटरेस्ट मिलता है, और जब मर्जी अगर कंपनी उन्हें लोन टाइम पर वापस ना करे तो वो किसी और को डिवेंचर बेच सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जा रही हो तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करती है कंपनी, किसी एक बैंक को मीडिएटर बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टी बैंक। ठीक है, और उसको कहती है कि तुम जितने भी डिवेंचर होल्डर्स हैं उसके बिहाफ पर हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लो। वो गारंटर बन गया। समझ रहे हो बच्चे? तो अगर मान लो यस मैम। डिवेंचर होल्डर्स को टाइम पर उनका पैसा नहीं मिलता है, उनका इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो वो उस बैंक के पास कांटेक्ट करेंगे। अब उस बैंक का काम होगा कि वो प्रॉपर्टी बेचकर सभी डिवेंचर होल्डर, जैसे हजारों लाखों डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं, उन सबको उनका पैसा वापस करे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर कंपनी नहीं दे पा रही है तो वो प्रॉपर्टी बेचकर भी उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा? जब तक कंपनी की यस मैम। एसेट्स में वैल्यू है, अगर एसेट्स भी वैल्यू लेस हो जाए, जीरो वैल्यू हो जाए, तो फिर तो भैया डिवेंचर होल्डर का पैसा डूबेगा। क्योंकि इसमें शेयर होल्डर यानी तुम्हारे से, तुमने जो 1 लाख रुपया कंपनी में लगा दिया, केवल उतना ही पैसा तुम्हारे से, और फर्दर पैसा नहीं मंगवाएंगे कि भाई इनका पैसा उतारना है तो आप पैसा दो। क्यों नहीं मंगवाएंगे बेटा? क्योंकि मैम मैं शेयर होल्डर हूँ यहाँ की। लेकिन क्योंकि तुम शेयर होल्डर और तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर तुम कंपनी के शेयर खरीदने की बजाय ये 1 लाख रुपया अपने पर्सनल बिजनेस में लगा रही होती एज सोल प्रोप्राइटर, और आपने किसी का लोन टाइम पर नहीं चुकाया होता, तो वहाँ पर आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, तो आपकी पर्सनल एसेट्स आपसे के पास पर्सनल लेवल पर घर का के सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, आपके घर में ज्वेलरी पड़ी है, या आपका घर में आपका मकान है, आपकी कोई अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी है जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रखी, उसको भी यूटिलाइज कर लिया जाता वो लोन चुकाने के लिए। ये कंसेप्ट मैंने आपको सेकंड चैप्टर में करवाया था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। यस मैम। हाँ, तो ये वही कंसेप्ट है कि यहाँ पर क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपकी लायबिलिटी केवल लिमिटेड है। आपकी लायबिलिटी वो 1 लाख रुपए तक है, वो तो आपका डूब सकता है, लेकिन आपसे घर से और पैसा नहीं मंगाया जाएगा कि आप डिवेंचर होल्डर का या बैंक का लोन चुकाने के लिए पैसा लाओ, फिर उनका पैसा डूबेगा। आया समझ में दोनों में डिफरेंस क्या है, डिवेंचर्स क्या होते हैं और शेयर्स क्या होते हैं? यशिका, यशिका आया समझ में? मतलब शेयर भी एक सर्टिफिकेट है, डिवेंचर भी एक सर्टिफिकेट ही होता है। सर्टिफिकेट क्या? रसीद है कि हमने पैसे दे रखे हैं, लेकिन उस रसीद के साथ राइट अलग अलग जुड़ गए। अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर सर्टिफिकेट होने से ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कंपनी की शेयर होल्डर है, इसको कंपनी में राइट्स हैं, डिविडेंड का, कंट्रोल का, वोटिंग राइट है, सब कुछ है। अगर आप कंपनी आपके पास डिवेंचर सर्टिफिकेट है, तो अगर आप किसी को कहोगे कि देखो मेरे पास डिवेंचर्स हैं इस कंपनी के, तो वो व्यक्ति देखते ही समझ जाएगा कि ये कंपनी की शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी की ऑनर नहीं है, बल्कि ये कंपनी को इसने लोन दे रखा है, और ये लोन इसको कुछ टाइम बाद वापस देना पड़ेगा। डेप्ट जिसको बोलते हैं। आपको पता है ना, शुरू में आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि जो कंपनी की एसेट्स हैं उसको खरीदने का जो सोर्स होता है या तो इक्विटी होता है या डेप्ट होता है। पैसा कहाँ से आएगा? एसेट्स खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैम कैपिटल में से लेस करते हैं ना। है ना, कैपिटल में से। क्या कैपिटल कहाँ से आई? या तो आपकी अपनी लगी हुई कैपिटल है, ऑनर्स की कैपिटल है, या फिर मैम या लोन लोन्स लेंगे की। या फिर कैपिटल हाँ की जी। ऑनर हाँ, तो जो अगर वो आपने ऑनर की कैपिटल होगी हाँ, वो। तो जो ऑनर की कैपिटल होती है ना, वही समझ लो शेयर, बड़ी कंपनी में वो शेयर होल्डर कैपिटल बन जाती है, शेयर कैपिटल। और सोल प्रोप्राइटर में ऑनर की कैपिटल होती है, क्योंकि वो अकेला ऑनर है ना। और बड़ी कंपनियों में शेयर होल्डर्स की जो सारी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलाकर, तो उसको तो हम बोलते हैं इक्विटी। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं ना, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। और जो डेप्ट होता है, लोन होता है, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे डिवेंचर होल्डर से लिया हो, या पब्लिक डिपॉजिट के रूप में लिया हो, कहीं से कैसे भी लोन लिया, वो कहलाता है डेप्ट। और इक्विटी और डेप्ट मिलाकर कंपनी के पास जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो उससे एसेट्स खरीदती है। ठीक है,
उन एसेट से फिर कंपनी अर्निंग शुरू करती है, ठीक है। और उस एसेट्स के से फिर वो जो डेप्ट होल्डर होते हैं, जो अर्निंग होती है, अब अर्निंग हो या ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो डेप्ट होल्डर जो होते हैं उनको तो इंटरेस्ट पे कर देती है। उसके बाद अगर प्रॉफिट हैं तो इक्विटी होल्डर्स को प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर नहीं है, लॉस हो गया, तो भाई उनकी कैपिटल धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया या नहीं, बताओ बेटा। तो मैम इसका तो फॉल्स ही होगा ना। बिल्कुल ठीक, कि डिवेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट। नो, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट इवन व्हेन द कंपनी अर्न्स लॉसेस। चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है बेटा। हाँ, और बताओ कोई डाउट है तो, क्योंकि आज की क्लास में नया टॉपिक तो अभी कोई हो नहीं पाया। और किसी क्वेश्चन में डाउट है बच्चे आपको? मैम बाकी तो सारे हो गए थे, बस यही वाले में था, और बाकी जो लास्ट के ट्रू फॉल्स है एक बार वो करने हैं। चलो ये देखो, फर्स्ट इसी का, चलो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रू फॉल्स है। फंड्स नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज टर्म्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। हाँ, क्यों, क्या कहलाता है वो? क्योंकि मैम जो फंड्स नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इज टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल ठीक। सेकंड मैंने आपको बता ही दिया फॉल्स है। थर्ड भी बता दिया फॉल्स है। प्रेफरेंस शेयर्स क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये बताओ इसका पॉइंट। मैम फॉल्स, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। हाँ, चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि उन्हें गिरवी नहीं रखनी कोई भी चीज़। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हम किसी को उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी के रूप में उस एसेट को किसी को नहीं दे रहे, मॉर्गेज नहीं कर रहे, है ना। प्रेफरेंस शेयर में कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की जाती। प्रेफरेंस शेयर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कैपिटल, क्योंकि इसके पास कुछ गुण शेयर होल्डर के होते हैं और कुछ गुण डिवेंचर होल्डर के होते हैं, ठीक है। इक्विटी कैपिटल इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल फॉर द कंपनी। ट्रू और फॉल्स? बताओ बेटा, ट्रू या फॉल्स? मैम ट्रू। हाँ जी, ये परमानेंट है। परमानेंट क्यों है बेटा? क्योंकि मैम जो लोगों से हम भी तो इक्विटी मतलब ऐसा लगा दिया, तो वो तो कंपनी को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उस पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। नहीं नहीं बेटा, ये इसका पॉइंट ये नहीं है। इसका पॉइंट ये है कि इक्विटी कैपिटल कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी वापस नहीं करती, ठीक है। वो ओके मैम। हाँ, कैपिटल नहीं देना वो अलग पॉइंट है। ये वाला पॉइंट इसकी एक्सप्लेनेशन है कि परमानेंट सोर्स है, क्योंकि कंपनी कभी भी अपने लाइफ टाइम में ये पैसा वापस नहीं करेगी, ठीक है। समझ में? यस मैम। हाँ, अच्छा चलो, ये नेक्स्ट वाले ट्रू फॉल्स कर लिए। इक्विटी शेयर क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड व्हेन कंपनी अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट। ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। ट्रू, है ना। नो चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट फर्म्स एसेट्स फॉर ऑब्टेनिंग द ट्रेड प्रॉफिट। ट्रेडिंग वो है, ट्रेड प्रॉफिट नहीं है, ट्रेड क्रेडिट है बेटा, ट्रेड क्रेडिट। इसको ठीक कर लेना, ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेना, ये ठीक नहीं है। चलो मैं फिर बता दूंगी। हाँ, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, बताओ होता है या नहीं होता है? ट्रेड क्रेडिट क्या होता है पता है ना आपको? यस मैम। मैम फॉल्स। मैम ट्रू ट्रू सॉरी ट्रू। ट्रू। हाँ, कोई मैम चार्ज ट्रू क्रिएट नहीं होगा। होता। ट्रेड क्रेडिट का मतलब जो उधार माल लेना होता है, उसके लिए हमें अपनी प्रॉपर्टी उनको मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती, तो ये ट्रू है। ट्रू। हाँ, द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू फर्दर बोरो द फंड्स। बताओ, ट्रू या फॉल्स? मैम फॉल्स। हाँ जी, ये फॉल्स है, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं करता कैपेसिटी को, क्योंकि इसमें कोई, हमें देखो, हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है, फर्दर अर्निंग जो बोरोइंग कैपेसिटी है, वो कब कम होती है? जब हमारी जब मैम एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। नहीं नहीं, जब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स, जितनी ज़्यादा हमारे पास, देखो कोई एसेट हमारी मॉर्गेज नहीं है, गिरवी नहीं है, तो हम आसानी से उसको गिरवी रख कर लोन ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एसेट्स गिरवी बढ़ती चली जाएंगी, तो हमें आगे लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जैसे यस मैम। सपोज आपके पास 1 किलो गोल्ड है, आप 1 किलो गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो। आप पहले 100 ग्राम गोल्ड रख कर आए, गिरवी रखा, लोन लिया है। फिर आप 500 ग्राम गोल्ड गिरवी रखे आए, लिया है। फिर आपने 800 ग्राम गोल्ड मतलब और बचे हुए में से फिर 300 रख दिया। ऐसे करते करते आपने कहा क्या पहली बार आपने जैसे जैसे उसके अगेंस्ट लोन लेना शुरू किया, आपका गोल्ड उनके पास नहीं जाता चला गया, मुथूट फाइनेंस के पास, यस मैम। है ना। अब आपका मान लो सारा ही गोल्ड धीरे धीरे मुथूट फाइनेंस के पास चला गया, आप उससे 4-5 बार अलग अलग लोन ले चुके, या एक ही बार में आपने सारा गोल्ड लोन ले लिया, तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कम हो गई या बढ़ गई? मैम कम हो गई। हाँ, तो जैसे जैसे सिक्योर्ड लोन लेते जाते हैं, ठीक है, सिक्योर्ड लोन लेते जाते हैं, या हमारे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे लोन का अमाउंट बढ़ता जाता है, हमारी फर्दर बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कम है ना। हो जाती जो है। लोन देने वाला कहेगा अरे आपने तो पहले ही इतने लोन ले रखे हैं, है ना। तो इसलिए तो मैम ट्रू। हाँ, कौन सा था? मैम फॉल्स है फोर्थ वाला। फोर्थ, द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिड्यूसेस द कैपेसिटी। अब जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो क्या हम अपनी प्रॉपर्टी उनको देते हैं? सिक्योर्ड होता है ये? नो मैम। ये सिक्योर्ड नहीं होता, तो इससे हमारी कैपेसिटी रिड्यूस होती है या नहीं होती है? ये तो कह रहा है होती है, आप क्या कहोगे? मैम कैपेसिटी तो रिड्यूस होगी ना इससे। नहीं बेटा, क्यों होगी रिड्यूस? क्योंकि हमारा कोई बोरो थोड़ी ना, प्रेफरेंस शेयर तो शेयर कैपिटल है, इससे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। देखो, जितनी हमारी अपनी कैपिटल बिजनेस में लगती है बिना लोन के, उतनी तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स अपने पैसे की हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोन का पैसा लेते जाएंगे तो हमारी एसेट्स पे से हमारी तो कंट्रोल कम होता जा रहा है ना। हमारी तो एसेट्स किसके पास जाती जा रही हैं? लोन देने वालों के पास। तो हम आगे यस अगर हमें मैम। लोन लेना है तो हम कौन सी एसेट देकर उनसे लोन लेंगे? मैम पर्सनल असेट्स को देकर। लेकिन कंपनी के केस में तो पर्सनल एसेट्स यूज ही नहीं होती। पर्सनल एसेट्स तो बेटा आप बिल्कुल भूल जाओ। पर्सनल एसेट्स बिल्कुल अलग चीज होती है, ये भूल जाओ कि आप सिर्फ बिजनेस की बात करो। समझ रहे हो? बिजनेस की एसेट्स और पर्सनल एसेट्स दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज होती हैं। पर्सनल एसेट्स तो केवल तब यूज होती हैं जब हम अपने बिजनेस का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, या हमारा बिजनेस बंद हो रहा है और हम सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर हैं, तो यूज होंगे। नहीं तो इंसान जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस की एसेट्स होती हैं, और बिजनेस को उन्हीं एसेट्स में अपने सारे डिसीजन लेने होते हैं। समझ लो, पर्सनल एसेट्स भूल जाओ, और कंपनी के केस में तो बिल्कुल ही भूल जाओ। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर जो है कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता, तो ये फॉल्स है। ठीक है। There is tax saving in case of dividend on preference shares as they are deductible from profit as expense. ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा शायद, कि ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड दिया है उससे आपको टैक्स में फ़ायदा होता है। नो, टैक्स में फ़ायदा हमें तब होता है जब हमने प्रॉफिट अर्न किया और उसमें से कोई चीज़ खर्चे के रूप में माइनस हो रही हो। डिविडेंड जो है बिजनेस का खर्चा नहीं है बेटा। खर्चे का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? मैम हमने कोई चीज और उसके लिए हमें फिर उसके बदले में ये कंपलसरी ना पेमेंट कौन करनी सा हो। बुक करवा जो रहे चीज हो? कंपलसरी पेमेंट होती है ना, कि हमने किसी से कोई सामान लिया, कोई उसका फायदा उठाया, कोई उससे बेनिफिट लिया, और हमने कंपलसरी उसे कुछ सामान देना ही पड़ेगा हमें, तो वो एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को हम क्या दे रहे हैं? डिविडेंड, है ना, विच इज नॉट कंपलसरी। तो इसका मतलब इसको हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से एज एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते, तो हमें टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, टैक्स मैम हाँ, ये फॉल्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय द राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रू या फॉल्स? मैम ट्रू। ये ट्रू ट्रू है मैम। है ना। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड दें उससे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ज़रूरी है, और वो भी फिक्स रेट से। ट्रेड क्रेडिट में बी यूज टू एनहांस द इन्वेंट्री लेवल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। सेवंथ वाला बताओ, मैम ट्रू। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, क्योंकि ट्रेड क्रेडिट इन्वेंट्री क्या होती है पता है ना आपको? स्टॉक। हाँ, स्टॉक।
तो ट्रेड क्रेडिट हम अपना स्टॉक का लेवल बढ़ाने के लिए ट्रेड क्रेडिट का यूज कर सकते हैं, करते हैं। है ना। इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली हायर देन ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। नहीं, ट्रू मैम है। ट्रू। ट्रू। ट्रू है, क्योंकि नहीं तो फिर कोई लोग अपना पैसा बैंक में ही रखेंगे, फिर वो क्यों रिस्क लेंगे, यस सर। किसी कंपनी को क्यों देंगे? वो कंपनी को तभी देंगे जब हाईली अच्छी क्रेडिट वर्दी अगर कंपनी है और पब्लिक ये चाहती है कि हमें बैंक में कम मिल रहा है, हम थोड़ा सा और ज़्यादा अपने पैसे पर अर्न करना चाहते हैं, तो वो बड़ी कंपनीज के, जो अच्छी नामी कंपनीज हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, ठीक है, उनके पब्लिक डिपॉजिट्स में पैसा अपना मैम ट्रू। लगा। ट्रू, ये यस हायर मैम होता ट्रू है यूजुअली। होगा। हाँ जी। द इशू ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डाइल्यूट्स द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। डाइल्यूट्स का मैम ये मतलब भी कम करता है। ट्रू या मतलब फॉल्स? डाइल्यूट का मतलब कम करना। मैम ट्रू। ट्रू कैसे? पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है? ये कैसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है? बोरोड। कोई भी बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, ठीक है बेटा। मैम फॉल्स। तो मैम पब्लिक फॉल्स। ध्यान रखो जितने भी हमारे बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, चाहे वो डिबेंचर्स हैं, चाहे वो बैंक लोन है, चाहे वो लोन फ्रॉम वो हैं ये फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, या हमने ये पब्लिक डिपॉजिट ले रखा है, या हमने ट्रेड क्रेडिट ले रखा है, किसी भी तरह के सोर्स, बोरोड सोर्स से हमारा अपने बिजनेस पर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। कंट्रोल तो हमारा प्रेफरेंस शेयर से भी डाइल्यूट नहीं होता। हमारा कंट्रोल कब डाइल्यूट होता है? अपने बिजनेस पर कंट्रोल कब कम हो जाता है? मैम जब हम मतलब जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते तो मैम दोनों के हाँ रूल हाँ को कंट्रोल पड़ता है, तो इसलिए फिर वहां पर हमारे जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होते हैं। हाँ। तो जब भी हमारे साथ कोई नए शेयर होल्डर या बिजनेस का कोई नया ऑनर जुड़ता है, ठीक है, ऑनर के रूप में अगर कोई जुड़ता है तो कंट्रोल डाइल्यूट होता है। तो पार्टनरशिप में नया पार्टनर ऐड होने से और कंपनी के केस में नया शेयर होल्डर होने से ही कंट्रोल डाइल्यूट होगा। अदर किसी सोर्स से हमारा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। इवन रिटेन्ड अर्निंग से भी कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है बेटा। यस मैम। हाँ जी। 10th क्या है? इन केस ऑफ लोअर अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर इज पेड एट लोअर रेट। मैम फॉल्स, क्योंकि डिवेंचर्स को फिक्स रेट में मिलता है। हाँ जी, उसको उसका रेट लोअर नहीं किया जाएगा। तो पब्लिक फॉल्स। डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय अ क्रेडिट वर्दी कंपनी ओनली। यस ट्रू। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू। मैंने ये बात तो अभी बताई ना। क्रेडिट वर्दी कंपनी जिसका पास्ट का पेमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जिसने कभी कंपनी की, जिसकी एसेट्स बहुत अच्छी हो, अर्निंग अच्छी हो, तो ये आरबीआई के अंडर हम जो है पब्लिक डिपॉजिट करने की परमिशन आरबीआई से लेते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शेयर इशू करने की, शेयर और डिबेंचर इशू करने की परमिशन कौन देता है? मैम मैम कंपनी के सेबी। उससे लेने पड़ते सेबी हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। सेबी यस है, मैम। सेबी हमें शेयर्स और डिबेंचर्स हमें सेबी के अंडर इशू करने होते हैं। कमर्शियल पेपर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स हमें आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इशू किए जा सकते हैं। अब देखो नया तो नेक्स्ट मैम क्वेश्चन आ गया। फॉल्स है। हाँ फर्स्ट जी। है। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स मैम। फॉल्स। हाँ जी। और 11th वाला ट्रू है। इट कैन बी इशूड बाय अ क्रेडिट वर्दी कंपनी ओनली। A यस company मैम। wishing to issue ADR have to get itself registered to any stock exchange of any country. 13th क्वेश्चन बताओ जल्दी। मैम फॉल्स, फॉल्स क्यों? क्योंकि क्योंकि मैम एडीआर मतलब जो रजिस्टर होता है वो तो आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं होगा ना। बेटा, एडीआर हम केवल तो अमेरिका में इशू कर सकते हैं, यस अमेरिकन है ना। डॉलर। एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अमेरिका ओनली। और कंपनी विशिंग टू इशू जीडीआर, अगर इसको तो मैम जीडीआर इशू करने 13th हैं। वाले का फॉल्स है ना। हाँ जी, ट्रू 13th वाले का होगा। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये अमेरिका में हो सकते हैं केवल। 14th का क्यों फॉल्स मैम है? 14th का फॉल्स इसलिए है क्योंकि मैम इसमें यूएस डॉलर्स नहीं बेटा, मतलब 14th होते का हैं। फॉल्स नहीं है, 14th का ट्रू है।
थर्ड का 14th मैम ट्रू है। सॉरी 14th। हाँ 14th ट्रू है क्योंकि हमें